मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी उनके नाम की पुकार लगते ही वे सकुचाते हुए स्टेज पर आए। पहले भी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने वे स्टेज पर गए थे। उस समय के रोमांच की बात कुछ अलग थी, लेकिन आज पैरों में कंपन था, चेहरे पर हल्की पसीने की बूंदें झलक आई थीं। घबराहट के कारण सीना धड़कने के समान चल रहा था। माइक के पास आकर वे ठिठक गए। सामने की पंक्ति में बैठी अपनी बहन विमला की ओर देखा। उसने सिर हिलाकर उन्हें बोलने का इशारा किया, पर आवाज हलक से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। वे बहुत असहाय महसूस कर रहे थे अपने आप को। बैंक में उच्च अधिकारी के पद पर थे वे। उनकी रौबदार आवाज से सभी माथा डरते थे, पर आज उनकी खुद की आवाज घुटी जा रही थी। आखिरकार हकलाते हुए बोलने लगे, मैं अशोक गुबरेले, निवासी ग्वालियर, आयु 55 वर्ष, बैंक से वॉलंटरी रिटायरमेंट, पेंशन 20,000। एक बेटा और एक बेटी, दोनों विवाहित हैं। बेटा विदेश में और बेटी ललितपुर में, स्वयं का फ्लैट ग्वालियर में। मैं डायबिटिक हूँ। अपने बारे में बताकर गुबरेले जी स्टेज से उतरकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि जिंदगी की रील रिवर्स हो गई है। विवाह के लिए स्वयं का परिचय देना, वो भी सबके सामने, कितना मुश्किल होता है। पुरुषों का परिचय समाप्त हो गया था, अब महिलाओं का परिचय शुरू हो गया। एक एक करके महिलाएं आ रही थीं और अपना परिचय देकर जा रही थीं। एक नाम अनाउंस हुआ, वंदना रावत। एक महिला अपने स्थान से उठी, लेकिन कुर्सी पकड़कर वहीं खड़ी हो गई। स्टेज तक जाने का उसमें साहस नहीं आ पा रहा था। वह फिर से बैठ गई। उसके साथ आई युवती ने उसे सहारा दिया और उसे स्टेज तक लेकर आई। युवती माइक के पास आई और बोली, ये मेरी मौसी हैं वंदना रावत, उम्र 50 वर्ष, बरेली में रहती थीं। पति और 2 बेटे थे, जिनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तब व्यवस्थापक ने कहा, कुछ उन्हें भी कहने दो। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? व्यवस्थापक ने पूछा। महिला ने हॉल में नजर दौड़ाई। सब लोग उसे ही देख रहे थे। लाज की गठरी बनी वो कांपती आवाज में बोली, मैं ग्रेजुएट हूँ। कोई हॉबी? संगीत। अब तक वो सामान्य हो चली थी। अपनी बात जारी रखते हुए बोली, दोस्त के रूप में हमसफर चाहिए, जो मेरे दुख को समझ सके, मेरा साथ दे सके। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सर्दी में सांस उखड़ती है। वृद्ध महिला पुरुष परिचय सम्मेलन समाप्त हो गया। गुबरेले जी और उनकी बहन स्टेज पर आने वाली हर महिला को ध्यान से देख रहे थे। अभी तक ज्यादातर महिलाएं सर्विस वाली ही आई थीं। हर महिला के जाते ही विमला आंखों से प्रश्न करती और हर बार गुबरेले जी सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दे देते। गुबरेले जी की निगाहें किसी जरूरतमंद को ढूंढ रही थीं, जिसका जीवन वे संवार सकें। वंदना के स्टेज पर आते ही वे उसका रूप देखकर ठगे से रह गए। श्वेत वर्ण, कपोलों पर रक्तिम आभास, एक अनोखा तेज लिए हुए चेहरा, चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, जिन्हें देखकर गुबरेले जी को अपनी दिवंगत पत्नी सुनीता की याद हो आई। जब वो बोल रही थी तो उसके शब्द कानों के रास्ते मन में जलतरंग सी ध्वनि पैदा कर रहे थे। उन्हें लगा कि वंदना ही उनके योग्य रहेगी। लौटते समय विमला ने पूछा, भैया आपको कौन अच्छी लगी? गुबरेले जी विमला के पति नवीन की ओर मुखातिब होकर बोले, तुम अपनी राय बताओ। नवीन बोले, भैया मुझको तो नंबर 11 अच्छी लगी। क्या नाम था? हाँ, वंदना। विमला हंसते हुए बोली, रावत? हाँ भैया, मुझे भी वही पसंद है। गुबरेले जी का चेहरा शर्म से गुलाबी हो चला था। वे धीरे से बोले, ठीक है, जैसा बहुमत हो। पर जल्द ही बेटी अप्पू का ध्यान आते ही चेहरे पर परेशानी छा गई। सम्मेलन से मिली पत्रिका में वंदना का पता मिल गया। फोन पर मिलने का स्थान और समय तय किया गया। दोनों परिवारों के बीच बातें हुईं। कुछ समय गुबरेले जी और वंदना ने साथ व्यतीत किया। एकांत पाते ही गुबरेले जी ने ध्यान से वंदना को देखा। वे निर्निमेष ताकते रह गए। सलीके से उसने साड़ी बांध रखी है। उसका साइड फेस देखकर तो वे और भी चौंक गए।
हूबहू सुनीता जैसा चेहरा, वैसी ही कांति, वैसी ही शांति लिए उन्होंने उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए बात करना शुरू किया। वंदना के एक एक शब्द गुब्बरेले जी के ज़हन में उतरते जा रहे थे। विवाह के लिए रविवार का मुहूर्त निकला। विमला ने अप्पू अमिता को फोन लगाया। हाल समाचार लेने के बाद विमला ने अप्पू से कहा, मैं सोचती हूँ भैया विवाह कर ले तो अच्छा है। इस समय उन्हें एक हमसफर की सबसे अधिक जरूरत है। पापा की शादी की बात सुनकर अप्पू चौंक गई और बोली, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई? इतने साल गुजार दिए, अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो इस उम्र में शादी करना चाहते हैं? अमिता को फिर से समझाते हुए विमला बोली, भैया बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। वैसे भी वो शुगर के मरीज हैं और इस बीमारी में जितनी देखभाल होनी चाहिए वो तो कोई अपना ही कर सकता है। ऐसे में तुम्हें या मुझे किसी को भी इतनी फुर्सत कहाँ है कि उनकी देख रेख कर सके। इसलिए मैंने बहाने से भैया को जयपुर बुलाया है। यहाँ वृद्ध महिला पुरुष का सम्मेलन था। हम लोगों के आग्रह करने पर भैया को एक महिला पसंद भी आई है। मुहूर्त के मुताबिक अगले रविवार को दोनों का गठजोड़ है। अमिता बौखलाकर बोली, बुआ जी आप क्या कह रही हैं? भला इस उम्र में भी कोई शादी करता है क्या? अब तो भगवान का भजन करने का समय है। क्या इस उम्र में भी उन्हें पत्नी की आवश्यकता है? देखो अप्पू, भैया बड़ी मुश्किल से माने हैं। तुम सहमत हो जाओगी तो भैया का एकाकी जीवन समाप्त हो जाएगा। मैं व तुम दोनों ही उनकी देखभाल नहीं कर पाते। ऐसे में उन्हें एक साथी की जरूरत है जो उनके अकेलेपन को भर सके। उधर से कोई आवाज नहीं आई। अब तक गुब्बरेले जी फोन के पास आ गए थे। विमला से रिसीवर लेकर अप्पू को समझाते हुए बोले, बेटी गुस्सा थूक दो, जल्दी से परिवार सहित यहाँ चली आओ। दूसरी ओर से आवाज आई, पापा मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। इस उम्र में शादी का शौक आया है आपको? कहकर अप्पू ने फोन रख दिया। गुब्बरेले जी पसोपेश में पड़ गए। वह एक रिश्ता तोड़कर दूसरा जोड़ना नहीं चाहते थे। बच्चों की खातिर ही तो उन्होंने अब तक अपने बारे में नहीं सोचा था। अप्पू को जब भी जरूरत पड़ी वो उसके हर फैसले में साथ खड़े थे। उसने अंतरजातीय विवाह किया, बावजूद उसके उन्होंने जाति बंधन की दीवारें खड़ी नहीं की। यह सही है कि एकाकीपन अब सहा नहीं जाता, अकेलापन काटने को दौड़ता है। घड़ी की सुइयां ठहरी हुई प्रतीत होती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बातें ऐसी होती हैं, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन साथी के साथ ही बांटा जा सकता है। कुछ देर तक वे हताश होकर बैठे रहे। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त जीवनलाल को फोन लगाकर गठजोड़ की खबर सुनाई। दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। गुब्बरेले जी सोच रहे थे, जीवनलाल उन्हें बधाई देगा तो वे कहेंगे, अब तू भी जल्दी से खुशखबरी सुनाना। लेकिन उसने भी रिसीवर रख दिया। उन्हें एक बार फिर से लगने लगा कि वे गलत फैसला ले रहे हैं। सब लोग क्या सोचेंगे, मेरा मखौल उड़ाएंगे। रात भर उनके मन में द्वंद्व चलता रहा। सुबह जब वे घूमकर लौटे तो विमला किसी से फोन पर बात कर रही थी। विमला के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। गुब्बरेले जी के पूछने पर उसने बताया कि वंदना के घर से फोन था। वंदना के ससुराल वालों ने 2 साल से उसकी कोई खबर नहीं ली, पर अब जैसे ही उन्हें पता चला है कि वंदना शादी कर रही है, उन लोगों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वे लोग नहीं चाहते कि वंदना शादी करे। गुब्बरेले जी नहीं चाहते थे कि इतनी विसंगतियों में शादी हो। उन्हें लग रहा था कि अब शादी नहीं होगी। इस विचार के साथ ही उनके मन का द्वंद्व भी खत्म हो गया। शाम को वंदना संगीता के साथ उनके घर आई। वंदना के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कुछ देर वातावरण में खामोशी छाई रही। बात संगीता ने ही शुरू की। विमला की ओर देखते हुए वो बोली, मौसी जी आज सुबह से ही परेशान हैं। इनके ससुराल वालों को इनकी शादी की भनक लग गई। सुबह वहां से धमकी भरा फोन आया था। थोड़ी देर रुककर वो फिर बोली, दरअसल इनके देवर इनसे शादी करना चाहते हैं, वे तलाकशुदा हैं। विमला कुछ सोचते हुए बोली, यह तो और भी अच्छी बात है।
ये उसी कुटुंब में अपने आप को जल्दी एडजस्ट कर लेंगी। इस बार उत्तर वंदना ने दिया। बड़े ही संयत किंतु सहमे स्वर उसके मुंह से निकले, वो मुझे नहीं, मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। सुबह तो उन्होंने यही कहा, जो कुछ तुम्हारे नाम है हमारे नाम कर दो, फिर चाहे ब्याह रचाओ या किसी के भी साथ मुंह काला करो। एक सन्नाटा छा गया वहां। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चुप्पी फिर से वंदना ने तोड़ी। देवर शराब पीते हैं और दूसरी महिलाओं से भी उनके नाजायज संबंध हैं, इसीलिए देवरानी ने तलाक ले लिया। 2 वर्षों से किसी ने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली कि मैं कैसी हूँ। पति व बच्चों के अंतिम संस्कार में जो खर्चा हुआ था वो भी मुझसे ही लिया था। यदि मायके वालों ने साथ नहीं दिया होता तो मैं आज। थोड़ा रुककर वो फिर बोली, वहां जाकर मेरा दुख और बढ़ जाएगा, और अगर शादी नहीं की तो मुझे और परेशान करेंगे। हो सकता है मुझे मरवा दें, फिर सारी जायदाद उनको मिल ही जाएगी। गुबरेले जी को वंदना का बोलना अच्छा लग रहा था। अचानक वंदना ने गुबरेले जी की ओर देखा। उन्हें अपनी ओर ताकता हुआ पाकर वो सकुचा गई। वंदना की आंखों में उन्हें अपने प्रति आकर्षण की गहराई दिखाई दी। उन्हें भी उससे जुड़ाव महसूस होने लगा। बातों से पता चला कि वंदना गुबरेले जी से शादी करना चाहती है, लेकिन चूंकि गुबरेले जी बच्चों के विरोध के कारण फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो पाया। रात को खाना खाते समय गुबरेले जी ने विमला से कहा, मैं कल वापस जा रहा हूँ, अब क्या करना यहाँ रुककर। नवीन ने कहा, अभी आप क्या करेंगे वहाँ जाकर। तभी गुबरेले जी के मोबाइल पर रिंग बजी। वे चौंक गए। विमला उनके चेहरे के भावों को पढ़ते हुए बोली, किसका फोन है? अरे आज तो वरुण का फोन आया है। गुबरेले जी सहित सभी लोग आश्चर्य मिश्रित हर्षातिरेक में आ गए। गुबरेले जी ने स्पीकर ऑन कर दिया। कॉल रिसीव करके उत्साहित होते हुए कहा, बेटा कैसे हो? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया, बल्कि उनसे ही प्रश्न पूछा गया, पापा क्या आप शादी कर रहे हैं? वे अचकचा गए। क्या उत्तर दें? तुम्हें किसने बताया? 7 समंदर दूर मेरी बीमारी की खबर तो नहीं पहुंची, अलबत्ता शादी की खबर जरूर पहुंच गई। अप्पू का फोन आया था। क्या कहा अप्पू ने? उधर से झल्लाया हुआ वरुण बोला, पापा आप शादी न करें, इस उम्र में शोभा देगा क्या? देखिए हम लोगों की भी इमेज का सवाल है। पश्चिमी सभ्यता में रचा बसा उनका बेटा आज अच्छे बुरे की वकालत कर रहा है, फिर आप समझते क्यों नहीं? प्रॉपर्टी का क्या होगा? इस वाक्य ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। अब उन्हें समझ आया कि वरुण क्यों जिद कर रहा था कि सब कुछ बेचकर उसके पास चले आओ। गुबरेले जी बेटे के मोह में सब कुछ बेचकर जाने को तैयार भी हो गए थे। अखबार में विज्ञापन भी दे दिया था। उन्होंने खुशी खुशी फोन करके बेटे को इसकी सूचना भी देनी चाहिए, पर बातों बातों में पता लगा कि वो उन्हें अपने साथ नहीं वरन सीनियर सिटीजन हाउस में रखना चाहता है, जो एक तरह से वृद्धाश्रम है। उन्होंने वरुण को कोई उत्तर नहीं दिया, मोबाइल बंद कर दिया। वे कुछ फैसला नहीं ले पा रहे थे। विमला और नवीन भी अचंभित थे वरुण की बात सुनकर। इतने वर्षों बाद फोन, वो भी इस तरह से। गुबरेले जी के हृदय में तूफान उठ रहा था। उन्हें अब समझ आ रहा था कि अब तक वरुण शांत था, क्योंकि उनकी सारी संपत्ति उसी की तो थी, पर अब संपत्ति छीनने का भय उसके मस्तिष्क पर हावी हो रहा था। वे कमरे में चहलकदमी करने लगे। सब शांत थे, पर अंदर हलचल लिए। उन्होंने सबके चेहरों की ओर देखा, फिर मोबाइल पर कॉल करने लगे। उधर अमिता थी। उसने पापा से सबसे पहला प्रश्न किया, पापा आपने क्या सोचा? बेटा तुम क्या चाहती हो? पापा इतनी उम्र गुजर गई, अब क्या करेंगे शादी करके? वंदना को भी जरूरत है मेरी। 2 दिन में ही आप अपने खून के रिश्तों को भूलकर दूसरे के बारे में सोचने लगे। नहीं, यह बात नहीं है बेटा, मुझे समझने की कोशिश करो। तो ठीक है, लुटा देना अपना पूरा पैसा उस दूसरी औरत पर। यह दूसरा अवसर था जब गुबरेले जी हक्के बक्के रह गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि बच्चे उनकी शादी का विरोध क्यों कर रहे हैं।
वे रात भर करवटें बदलते रहे, एक निश्चित किंतु दृढ़ निर्णय लेने के लिए। वे निरंतर सोच में डूबे रहे। मैंने अपने बच्चों के सुख के लिए अपने सुख वैभव के दिन यूं ही अकेले गुजार दिए। जब जिसने जो इच्छा की, हर संभव पूरी की। बेटे ने विदेशी लड़की से शादी करनी चाहिए, मैंने विरोध नहीं किया। लड़की ने अंतरजातीय विवाह करना चाहा, मैंने सहमति दी। समाज और रीति रिवाजों, परंपराओं के विरुद्ध जाकर उन लोगों के हर सुख के आगे अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं सब कुर्बान कर दी। सुनीता की मृत्यु के बाद कितने रिश्ते आए थे, कुंवारी लड़कियों के भी। आखिर मैं बैंक की नौकरी में था और हर दृष्टि से योग्य भी। बच्चों को कोई असुविधा न हो या समाज बच्चों के मन में सौतेला शब्द न उगा दे, यही सोचकर मैं बच्चों में ही डूबा रहा। अब मैं अकेला हूँ, नितांत अकेला। पर उन लोगों को मेरी संपत्ति से मोह है, मुझसे कोई सरोकार नहीं। मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का, मेरी आत्मीयता का अच्छा सिला दे रहे हैं ये लोग। उनके मन में एक जिद पलने लगी। जयपुर आने से पहले वे भी नहीं चाहते थे विवाह करना, पर यहाँ आकर वंदना से मिलकर एक ख्वाब पलने लगा है मन में। जीवन में फिर से वो बाहर लौटती लग रही है। उधर वंदना के परिजन भी उसकी संपत्ति चाहते हैं। हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, हम विवाह जरूर करेंगे, यह तय करते ही उनका मन उत्साह से भर उठा। वे सुखद कल्पनाओं में विचरण करने लगे। सुनीता और वंदना, वंदना और सुनीता, दोनों चेहरे एकमेव हो रहे थे। वही एहसास, वही चाहत, वही आकर्षण और वही जलतरंग। इसी ऊहापोह में सुबह हो गई। सुबह की सैर के लिए लोग निकलने लगे थे। आज गुबरेले जी ने जल्दी ही बिस्तर छोड़ दिया और नित्य कर्म से निबट गए। उन्होंने विमला और नवीन को बुलाकर अपना फैसला सुना दिया कि वे वंदना को ही अपना जीवन साथी बनाएंगे। वे तैयार हुए और वंदना के घर की ओर चल दिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।